in the continuation of my lectures about the atomic structure. Here today I am going to discuss with you about the last article of this chapter as far as your NCERT syllabus is concerned, the last article of that. After that we shall be doing NCERT problems also. And the name of this topic is shape of atomic orbitals. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, है ना. यू सी इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई जस्ट टोल्ड यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है, वी कैलकुलेट अ पैरामीटर साई विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस साई वी कैन डिराइव अबाउट एन इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स. हम ऑर्बिटल की शेप के बारे में एक परफेक्ट आइडिया ले सकते हैं. एंड यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज एन ऑर्बिटल. ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है. अब यू शुड बी नोइंग, अब बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं, आप ऐसा मान के चलो. शुरू वाला जो पार्ट है ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टिपिकल भी लगेगा, थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए. और इस लेक्चर के मैं लास्ट के 3-4 या मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपको ये बता दूंगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या चाहिए, एग्जाम के लिए इस आर्टिकल को आप किस लेवल तक कर रहे हैं. लेकिन मैं शुरू में आपको इसकी पूरी डिटेल देना चाहता हूं एंड आई वुड लाइक कि आप इसको पढ़ें, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑल्सो. चलिए तो हम अपनी डिस्कशन पर आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि साई के बेसिस के ऊपर हम क्या है, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल निकाल लेते हैं. अब जो साई होता है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन. ये क्या होता है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई. और ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये बेसिकली 2 चीजों का प्रोडक्ट होता है. और वो प्रोडक्ट क्या है? एक होता है हमारे पास रेडियल फंक्शन, कौन सा? आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन. और एक हमारे पास जो होता है ना एंगुलर वेव फंक्शन, ए से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. अब जो रेडियल वेव फंक्शन है वो क्या है? इट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम आर मतलब रेडियल फंक्शन को पता लगाएं, अगर हम रेडियल फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें रेडियस मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का पता लगता है. तो मीन्स ये जो है दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ, या इसके बेसिस के ऊपर हम 2 चीजों को डिराइव करते हैं. कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजुमेथल क्वांटम नंबर. और इसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज का पता लगा सकते हैं. रिमेंबर, रेडियल वेव फंक्शन जो है वो हमें बताता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. ये जो चीजें ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. दूसरा बात क्या है कि एंगुलर वेव फंक्शन, एंगल से मतलब ये टर्म आती है. व्हाट इज दैट? भाई वो ये है कि उस एटॉमिक ऑर्बिटल में किस किस एंगल पर यू सी क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो एंगल वेरिएबल ये शो करता है एंगुलर वेव फंक्शन. और एंगुलर वेव फंक्शन से सर्टेनली हमें क्या पता लगेगा? वी विल कम टू नो अबाउट व्हाट इज नोन एज ए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. उससे हमें एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप का पता लगेगा. और रेडियल से हमें क्या पता लगेगा? साइज. तो पहली बात तो इस लेवल पर मैं आपको फर्स्ट जो लेसन देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि ओवरऑल जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता है वो 2 चीजों का वेरिएबल है. कौन कौन सा? 2 चीजों का प्रोडक्ट है रादर. क्या? रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा क्या बेटे? एंगुलर वेव फंक्शन. रेडियल वेव फंक्शन जो है हमें साइज एंड एंगुलर वेव फंक्शन हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है. तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल वेव फंक्शन है साई विद रिस्पेक्ट टू आर मतलब रेडियल फंक्शन को हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए ड्रॉ करते हैं. मतलब ये बेसिकली हमें वेव के बारे में बताता है.
अब जैसे वेव ऊपर नीचे ऐसे चलती है तो ऐसे ही कर्व्स की शेप होती है इसमें। कैसे कि साई, वेरिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s ऑर्बिटल, उसका शेप ऐसे आता है। 2s के लिए ये पहले ऊपर है, फिर मीन पॉइंट से ऐसे नीचे नेगेटिव की तरफ चला जाता है, जैसे वेव पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे आती है, लाइक दैट, उसी तरीके से। तो मतलब ये है इसी तरीके से। हालांकि मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ नहीं किया, अगर मैं 3s ऑर्बिटल के लिए करूं तो ये 3s ऑर्बिटल के लिए ये वाली जो कर्व है, मैं इसको रेड पेन से इसलिए मार्क करूं, ये ऐसे चली जाएगी ऊपर, फिर 4s के लिए फिर नीचे, इस तरीके से ऐसे ये कर्व्स चलते हैं। इज इट? एंड दिस इज द रेडियल फंक्शन कर्व विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज नोन एज ए डिस्टेंस इन केस ऑफ कौन से ऑर्बिटल्स? 2p ऑर्बिटल्स। तो ये है ऑर्बिटल वेव फंक्शन कर्व्स। ये बड़े कंफ्यूजिव से नाम होते हैं, इसलिए इसको जरूर अपने दिमाग में रखें। क्या? ऑर्बिटल वेव फंक्शन कर्व है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन में हम सिर्फ साई को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज बताई कि जो साई होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। जो साई होता है वो क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट होता है। अगर हमें इससे कोई सिग्निफिकेंस ड्रॉ करना है तो वी शुड बी नोइंग, वी शुड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या? साई स्क्वायर। हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? साई स्क्वायर। ऐसे साई स्क्वायर, यहां पे मैंने इसको आर स्क्वायर के टर्म में लिखा, बिकॉज मैं एंगुलर वेव फंक्शन साथ में नहीं ले रहा, आई एम टेकिंग ओनली द रेडियल फंक्शन। तो क्योंकि बिकॉज आपको ये पता है कि साई स्क्वायर से हमें क्या पता लगता है? वी कम टू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर आर स्क्वायर, या इसको मैं साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लूं, दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आर स्क्वायर इज बेसिकली क्या है? ये मैंने यहां पे लिखा है, इट इज बेसिकली मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम। भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ एक यूनिट वॉल्यूम है, उसके बीच में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है, रिमेंबर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसके बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट है आर, जहां पर मैं उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता हूं। मींस इट टेल्स अस अबाउट एन आइडिया अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आप ये देखो कि जैसे इस वाले केस में 1s के केस में ये कर्व कैसे था? ऐसे था। तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये कर्व ऐसे ही आएगा। लेकिन 2s के केस में, दिस इज टू बी नोटेड, 2s के केस में ये क्या है? ऊपर ये पॉजिटिव है और ये कर्व ऐसे नीचे जाता है ना। एंड व्हेन वी डू स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कर्व जो है उसकी शेप, ये अगर आर के लिए है या साई के लिए है तो साई स्क्वायर के लिए कर्व कैसे आ जाएगा? ये ऐसे, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कर्व ऊपर पॉजिटिव साइड में चला जाता है, देन इट बिकम सिग्निफिकेंट। और इससे क्या सिग्निफिकेंस पता लगता है? इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन द यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम है न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वहां पर क्या है, इस चीज के बारे में ये बताता है। तो हमारे पास फंडामेंटल ये जो है ना, ये कर्व्स आ गए, ठीक है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और डिफरेंट वे में डिस्कस करना चाहता हूं। अब ये देखो कि सपोज मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक ये रेडियस आर है। ये अगर मैं इसको स्फेरिकल शेप में लूं, ऐसे, ये तो रेडियस है ना, इधर भी ऐसे एक सफियर का रेडियस जैसे होता है, तो ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होएगा वो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता ही है, दिस इज फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ, आई एम सॉरी, फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सफियर। तो इस सफियर का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा, ओके। मैं एक छोटे से डिस्टेंस आर, डी आर डिस्टेंस में लेता हूं, इसके चारों तरफ एक और सफियर रख दिया है ना। जैसे एक सफियर के बीच में ये छोटा सफियर है, ये बड़ा सफियर है, और इन दोनों सफियर के बीच की जगह जो डिस्टेंस है वो क्या है? सपोज डी आर। मतलब इसकी न्यूक्लियस से जो रेडियस हुई वो क्या हो गई? आर प्लस डी आर हो गई।
द रेडियस इज आर प्लस डी आर। तो इसका जो रेडियस होएगा वो क्या आएगा, इट विल बी 4/3 पाई आर प्लस डी आर होल क्यूब। ये हो गया। नो अब अगर इफ आई वांट टू फाइंड आउट, ये मैं इसको डॉटेड लाइन से ये दिखा रहा हूं, ये डॉटेड सफियर है ना, स्फेरिकल रीजन है अराउंड दैट सेंट्रल पॉइंट। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल रीजन, तो ये स्फेरिकल रीजन का वॉल्यूम क्या आएगा, यू सी 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो है ओन सॉल्विंग, इसमें मैं मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाना चाहता, ओन सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये आता है। तो दिस इज नथिंग एल्स बट ये आपके पास क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, यू कैन से स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर। अब अगर मुझे इसके बीच में, इस स्फीयर के बीच में किसी भी पॉइंट पर क्या देखनी हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको इंटू साई स्क्वायर मतलब इंटू आर कर दूं, साई स्क्वायर कर दें, इसको आर से कर दें, नो प्रॉब्लम्स। तो ये जो कर्व आएंगे ऐसे, मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे स्फीयर बना लूं, ठीक है ना, तो वो हर पॉइंट पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर पाऊं, तो वो जो कर्व आएंगे वो आते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है वो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये देखो नोट किया हुआ है, टोटल, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए रेडियस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रेडियस आर पर, ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी उस सारे स्फेरिकल रीजन में क्या है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में हमें ये पता लगता है। तो ये अगर हम किसके लिए लगाएं, इफ यू टॉक अबाउट फॉर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, है ना, तो ये जो वैल्यूज हैं, है ना, ये क्या आती हैं, ये कर्व्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं किसके, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर के, या 4 पाई डी आर स्क्वायर डी आर आर कैपिटल आर स्क्वायर के कर्व्स ऐसे आ जाते हैं। और वो क्या क्या कर्व होंगे, ठीक है, ये वाले जो कर्व हैं ये 1s ऑर्बिटल के हैं। अब इस 1s ऑर्बिटल के इस कर्व को मैं यहां पर इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूं, एंड व्हाट इज दैट, यू सी, इससे मुझे ये पता लगता है, देखिए फ्रॉम दिस कर्व इट इज क्वाइट क्लियर क्या, कि ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ बिल्कुल जस्ट एट द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होती है, तो वहां पे है ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद एक ऐसे स्पेस आई जहां पर क्या आ गई, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर कम हो गई। जब मैं इसको स्फेरिकल रीजन में ड्रॉ करता हूं, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसा कर्व ड्रॉ किया है। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, मैक्सिमम है। ये अगर मैं इस कर्व से देखूं और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो ये वैल्यू आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये कितनी वैल्यू आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये सेम वैल्यू है जो बोहर ने दी थी, बोहर्स रेडियस, ठीक। दिस इज फॉर 1s, ये 2s के लिए। 2s में आप देखिए कि पहले प्रोबेबिलिटी 0 है, बड़ी, मैक्सिमम हुई, कम, और फिर बढ़नी शुरू हुई, और फिर मिनिमम हो गई, ऐसा कर्व। तो इसके बीच में एक ऐसी प्लेन आया, एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस आया जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। दिस 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is 0 is known as node। क्या उसे नाम देते हैं, नोड। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था भाई 3s के लिए करें तो एक कर्व वैसे आ जाएंगे, है ना, ये वाले, तो उसमें 2 नोड्स आ जाएंगे, 1 2 नोड्स, ऐसा उसका कर्व आएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है भाई व्हाई साइज ऑफ 3s ऑर्बिटल इज लार्जर देन किससे, 2s, क्योंकि सिंपल इसमें 2 नोड्स हैं और इसमें 1 नोड है, तो जिसमें ज्यादा नोड्स होते चले जाएंगे वो उतना साइज में बड़ा होता चला जाएगा।
फंडामेंटली अगर हम ये कहें कि नोड्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से नोड्स हैं? एक तो रेडियल नोड्स और एक होते हैं एंगुलर नोड्स। एक कौन कौन सा? रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। रेडियल नोड इट कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजुम्पथल क्वांटम नंबर, 1 कांस्टेंट है। और एंगुलर नोड जो होते हैं वो l होते हैं। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो तो ये क्या आएगा? n माइनस l माइनस 1 प्लस l n माइनस 1 आ गया। जैसे अगर कोई मुझे ये कहे कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 3s, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 नोड्स। ठीक है। फाइंड आउट द एंगुलर नोड्स। आपको पता है एंगुलर नोड l के बराबर होता है। एंगुलर नोड्स तो s के लिए l क्या होता है? 0। इसमें कोई नोड नहीं है, एंगुलर नोड है ही नहीं है उसमें। और अगर मैं इसमें रेडियल, मतलब दोनों के दोनों नोड जो है वो क्या है? रेडियल नोड है। ये रेडियल नोड इस रेडियस के अक्रॉस आते हैं। ठीक। अब मैं बात करना चाहूंगा, जैसे इफ आई टॉक अबाउट 3p ऑर्बिटल्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? 3 माइनस, देखिए 1, कितने नोड्स हो गए? 2। अगर मैं इस रेडियल नोड की बात करूं तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। तो 3p के लिए 3 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो गया? 1। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l इज इक्वल टू 1, वो l के बराबर होता है। और p ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है? 1। तो एक उसमें एंगुलर नोड है और एक उसमें कौन सा है? रेडियल नोड है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो गए? 2 हो गए। इसलिए हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स, ये सब निकाल सकते हैं। और ये सभी जो चीजें हैं ऑब्जेक्टिव एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। और मैंने आपको इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी कि ये इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। एक है थोड़ा सा टफ टिपिकल मैथमेटिकल है पोर्शन, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए चाहिए, वो मैंने पहले आपको करवाया। अब मैं आपको इस आर्टिकल को विद इन 3-4 मिनट्स में ही करवा दूंगा, और जिसमें मैं ये आपको बता दूंगा कि आपको इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या कुछ करना है। वहां पर अगर आपके पास आती है बात, आप मेरी वर्डिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा 2-3 बार। व्हाट इज दैट? कि अगर कोई कहता भी शेप ऑफ द ऑर्बिटल, तो हम ये कहते हैं शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। और वो 2 चीजें क्या कुछ है? वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड अदर इज क्वांटम नंबर्स। वन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड अदर इज क्वांटम नंबर्स। और ये वर्डिंग इसको रट लो। क्या है? किसी भी, अगर कोई मुझे ये कहता भी शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होगी, तो आप पता क्या लिखो? ऐसे लिख देना, इफ वी स्टडी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ, कौन सा ऑर्बिटल मुझे डिफाइन करना है? एस ऑर्बिटल, वी फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी लाइज इन स्फेरिकल रीजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में लाई करती है, स्फेरिकल रीजन में, एंड हेंस एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल। बस सिंपल सी बात। ऐसे अगर कोई कहता है आपको भाई पी ऑर्बिटल, तो मुझे यही वाली वर्डिंग यूज करनी है। क्या? इफ वी स्टडी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ p orbital, we find that it lies in dumbbell shaped structure and hence p orbitals are dumbbell shaped. d orbital, वैसे if we study the probability of finding the electron in case of d orbital, we find that the probability of finding the electron lies in the double shaped structure and hence the shape of d orbitals is double shaped. I think it's very clear, very simple. लेकिन on the basis of quantum number अगर मैं कहूं, सुनिए भाई 4 s ऑर्बिटल्स, ठीक है, l इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो m उसके लिए क्या होगी? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके लिए 0 है, मतलब इट गिव ओनली 1 ओरिएंटेशन। और 1 ओरिएंटेशन इज पॉसिबल। एक जो ओरिएंटेशन है, 1 ओरिएंटेशन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दैट थिंग इज व्हाट? स्फेरिकल। इसलिए s ऑर्बिटल्स कैसे? स्फेरिकल है। अगर मुझे वही p ऑर्बिटल को, पहले तो आप वही प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, उसके बाद कहोगे 4p सबशेल। p सबशेल के लिए क्या है? l इज इक्वल टू 1, इसलिए m इज इक्वल टू +1 0 -1।
3 वैल्यूज, इसका मतलब इट कैन टेक 3 ओरिएंटेशंस along x axis, along y axis and along z axis. इसलिए p ऑर्बिटल ऐसे होते हैं बच्चों, सुनिए p ऑर्बिटल ये 3 टाइप के होते हैं. अगर ये x एक्सिस है, सपोज ये y एक्सिस है, और सपोज ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है, तो डंबल शेप्ड, ऐसा डंबल, ये डंबल शेप्ड, तो ये शेप ऑफ किसकी होगी, px. अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं, इसको ये मानता हूं, चलो y एक्सिस थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, वैसे किसी एक्सिस को कोई भी मान लेते हैं ये, तो ये क्या हो गया, शेप ऑफ पी वाई. और अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं, जेड एक्सिस साथ में मार्क करता हुआ, तो ये क्या हो गया, पी जेड. अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे तो एल की वैल्यू, एम की वैल्यू इसके लिए कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये माना गया है, ये आर्बिट्रेरली फिक्स किया गया है कि अगर आपको एम की वैल्यू, आगे मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा, अगर मुझे इसके लिए m की वैल्यू असाइन करनी हो, तो m इसको दो वैल्यू 0, इसके लिए m की वैल्यू +1 है ना, और -1. अगर इसको +1 दोगे तो इसको -1 दे देना. इसके लिए भी m की वैल्यू बट +1 और -1. कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको +1 है ये 0 तो ये -1, अगर ये -1 है 0 तो ये +1. जस्ट लास्ट पोर्शन में मैं आपके साथ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिस्कस करना चाहता हूं. सुनिए, ये बहुत सिंपल है. पहले तो वही हम कहेंगे, इफ वी स्टडी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, तो हमें ये पता लगता है द प्रोबेबिलिटी लाइज इन द डबल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसलिए डबल डबल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसलिए द डी ऑर्बिटल्स आर डबल डबल शेप्ड. अब सुनो, फॉर डी सबशेल, ये जो डी सबशेल है, इसके लिए L = 2 होता है. इसका परमिसिबल वैल्यू ऑफ m = +2, +1, 0, -1 और -2. तो इसमें 5 ओरिएंटेशंस हैं. कितनी ओरिएंटेशन, 5 ओरिएंटेशंस. इसमें डी ऑर्बिटल दे आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 तरह के होते हैं. वो होते हैं, सुनो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझें तो कोई मुश्किल नहीं है. मैं इसको x एक्सिस मानता हूं, इसको y, इसको सपोज करो y, तो इसको z, तो इसको x और इसको z मान सकते हैं, कैसे भी, कोई भी, ठीक है. तो देखिए, अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये प्लेन हुआ xy प्लेन. अगर डी ऑर्बिटल के लोब्स कहां पर हो, इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय x एंड y एक्सिस, इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय x एंड y एक्सिस, तो क्या हो गया, dxy. ठीक. इफ दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय y एंड z एक्सिस, तो ये क्या हो गया, dyz. इफ दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय x एक्सिस एंड z एक्सिस, तो देन इट इज, क्या इसको बोलेंगे, dzx. dzx. अब इसमें नेक्स्ट ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं. देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अगर लोब हमारे पास वो जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर लाई करें, यस ऐसे, ये लोब्स आर लाइंग ऑन दैट इमेजिनरी एक्सिस, वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो हुआ dx² y². स्क्वायर, जब भी स्क्वायर लिखे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो लोब है वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है. और दूसरा है ये आपके पास dz². इसमें ये तो एक लोब है z एक्सिस पे, और एक ही इसमें रिंग होता है, ये रिंग है, ये वाला, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग xy प्लेन में होगा, है ना, आप समझ सकते हो. देखिए, ये xy प्लेन बन जाएगा ना, x, y और ये z एक्सिस, तो xy प्लेन में ये रिंग है. तो इसमें कई बार बड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं, भाई विच डी ऑर्बिटल हैज गॉट डिफरेंट शेप, dz². विच डी ऑर्बिटल हैव शेप ऑफ बेबी शूटर, जो बच्चे के चूसने वाली वो निप्पल होती है ना, वो ऐसे ही है, ये देखो ऐसे करके ये ऊपर जैसे निप्पल है, लाइक दैट. नेक्स्ट है, विच डी ऑर्बिटल हैज गॉट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ऑल द एक्सिस. तो ये dz² ही है. क्यों,
क्योंकि इसमें जो लोब है दैट इज अलोंग जेड एक्सेस, और ये जो रिंग है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन। आई होप सो बच्चों कि यू मस्ट हैव फॉलोड दिस लेक्चर फुल्ली, आपको ये समझ आ गया होगा। एंड इन द सीक्वेंस ऑफ माई लेक्चर्स टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द theoretical पार्ट ऑफ atomic structure, दिस इज माई लास्ट लेक्चर। अब इसके बाद मैं वैसे 2-3 और लेक्चर अपलोड करूंगा, दैट विल बी 3 लेक्चर्स रिगार्डिंग एनसीईआरटी, क्योंकि इसकी जो एनसीईआरटी है हमारी +2 लेवल +1 लेवल की, उसमें 70-75 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं, तो काफ़ी बड़े हैं। तो उसमें मैंने एक 20 क्वेश्चंस की, एक और 20 क्वेश्चन की, एक 20-25 क्वेश्चन की बना देंगे। तो इस तरीके से होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, उसको जरूर देखिएगा। और एक उसके बाद ये है, मैं एक ऑब्जेक्टिव की असाइनमेंट भी इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, ऑब्जेक्टिव की असाइनमेंट भी। और आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप ये जो मैं जिस चैनल पर आपको ये सारे लेक्चर्स दे रहा हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो एंड कीप इट वॉचिंग, कीप इट शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे इस सिटी में नहीं रहते, कहीं भी और रहते हैं, आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं सो दैट कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। दिस इज, लेट मी टेल यू, दिस इज रियल केमिस्ट्री। ये रियल केमिस्ट्री, आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मजाक के तौर पे नहीं केमिस्ट्री पढ़नी, केमिस्ट्री पढ़नी है तो फैक्चुअल केमिस्ट्री जो है, आई एम गिविंग यू दैट केमिस्ट्री कंसेप्ट। आई होप सो कि आप इसको समझ पा रहे होंगे और फॉलो कर पा रहे होंगे। थैंक यू।